301 से हमने स्टार्ट करना है। इन स्किन एलर्जी विच सेल इंक्रीज इन ब्लड, तो स्किन एलर्जी या कोई भी एलर्जी हो तो कौन से सेल इंक्रीज करते हैं इन ब्लड, तो आपके इयोजिनोफिल, जैसे एस्थमा हो गया उसमें भी इयोजिनोफिल सेल जो है ना वो इंक्रीज करते हैं। नाउ दैट पासेस थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब देखो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से कौन सी नर्व पास करेगी, तो इंग्वाइनल ही करेगी, तो इलियो इंग्वाइनल नर्व पास करी है। इंटरप्शन ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन हॉर्नर सिंड्रोम if sympathetic nerve to eye are affected, which one of the following is the commonest finding? तो इसमें याद रखना है आंख मारना पहले और पसीना आना बाद में। एक बंदा है उसने किसी लड़की को आंख मारी, ठीक है, पहले उसने आंख मारी, उसके बाद फिर जब उसे पता चला कि इधर उधर लोग देख रहे हैं या उसका भाई देख रहा है तो फिर उसे पसीने छूट गए, ठीक है। उससे याद रखो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड ऑन द अफेक्टेड साइड, ये पहले होगा, उसके बाद आपका एब्सेंस ऑफ द स्वेटिंग ऑन द अफेक्टेड साइड। अब यहाँ पे एब्सेंस है ऑफ द स्वेटिंग, ठीक है। अब इसे पसीना आना बाद में मैंने कहा है, तो इसे उसके साथ यूं को रिलेट करना है कि एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो रही है। B is greater than A. नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डियोसिंथेसिस कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय, तो कैसे अचीव करेंगे, लोअर स्टर्नल एंगल पे डायरेक्टिंग सुपीरियरली। अब देखो यहाँ पे है ये लोअर स्टर्नल एंगल और डायरेक्शन क्या है, सुपीरियर डायरेक्शन है इसकी। नेक्स्ट है विच फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन गिवन इन एक्सेस आर हायर डोज काज ग्रेड 4 इनकेफ्लोपैथी, तो ऐसा कौन सा एजेंट है, वो है हमारे पास पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ने क्या करना है, हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी काज करनी है। लेकिन अगर इसी हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी में आप डायूरेटिक देंगे तो उन्होंने क्या करना है, सिम्टम को वर्स कर देना या प्रोग्रेस में चली जाएगी। अ पेशेंट हैड HB4.5 विद इनडायरेक्ट jaundice 4 and reticulocyte 10 most likely having। अब देखो रेटिकुलोसाइट काउंट कितनी बढ़ी हुई है, ठीक है। इससे किस चीज में इंक्रीज होती है, हिमोलिटिक एनीमिया में। फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट विच इज सप्लाइड बाय मीडियन एंड अल्नर बोथ, तो हमने क्या कहा था, मीडियन एंड अल्नर दोनों को दोनों सप्लाई करते हैं किसे, फ्लेक्सर डिजिटोरम डिजिटोरम। नेक्स्ट है हमारे पास मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबार रीजन एंड गिव गोस डीप इनटू द पेल्विस, तो लंबार रीजन से कौन सा ओरिजिनेट करता है, सॉस मसल, और डीप इनटू द पेल्विस जाके कहाँ पे, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर इंसर्ट होता है। ये है हमारे पास ये वाला सॉस मसल। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास टेलर हैड टीबी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब टीबी कैसे ट्रांसमिट होती है, बाय एरोसिलेटेड एयर ड्रॉपलेट। प्रेग्नेंट फीमेल हैड डिक्रीज लेवल ऑफ T3 T4 एंड इंक्रीज TSH। अब T3 T4 कम है और TSH ज्यादा है, ये क्या है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, लिम्फोसाइट्स आर फाउंड ऑन द FNAC, तो लिम्फोसाइट किस में होते हैं, हमारे पास हशीमोटो थायराइडाइटिस के अंदर होते हैं। जॉन्डिस क्लॉटिंग टाइम, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इन जॉन्डिस क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग ड्यू टू, तो किसकी वजह से प्रोलॉन्ग होगा, ड्यू टू डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन। बेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द सेल इज ड्यू टू, तो बेसोफिलिक स्टेनिंग किस लिए होती है, राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे राइबोसोम एंड HB दिया हुआ है। विच टेस्ट यूज टू चेक द वारफरिन इफेक्ट, तो वारफरिन का इफेक्ट कैसे हमने चेक करना है, जंग जो है वो हमेशा बाहर लड़ी जाती है, ठीक है, तो बाहर एक्सटर्नल पाथवे कौन सा होता है, PT, लेकिन INR इज ग्रेटर देन PT होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास INR का ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से हमने PT को चूज किया। अगर हेपरिन के बारे में बात करें तो हेपरिन क्या करता है, इंट्रिंसिकली वैसे भी हमारी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, और हेपरिन कीप्स द बेबी हैप्पी, तो प्रेगनेंसी में आपने क्या देना है, हेपरिन देना है। हेपरिन के लिए पाथवे कौन सा होगा, APTT होगा। 9 month old girl was vaccinated, अब हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन आ गई। Weeks back, now present with a rash all over the body, fever, CBC report showing HB 13.5, WBC 6/10 and decreased platelet, ठीक है। प्लेटलेट डिक्रीज इन्होंने बता दिया, नॉर्मल प्लेटलेट कितने होते हैं, 150 to 450।
450, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्मेयर के ऊपर आपको लार्ज प्लेटलेट मिल रहे हैं, तो ये टिपिकल सिनेरियो कहाँ जा रहा है, आईटीपी की तरफ, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन की हिस्ट्री दे दी, बच्ची है, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं प्लेटलेट काउंट और जॉइंट प्लेटलेट आपको नजर आ रहे हैं, ये आईटीपी में। लेकिन अगर नॉर्मल या फिर स्लाइटली लो प्लेटलेट काउंट हो प्लस जॉइंट प्लेटलेट हो और ये सारा कुछ किस में मिलेगा आपको, बर्नार्ड बर्नार्ड सोलियर में सोलियर। मिलेगा। अगर नॉर्मल टू स्लाइटली लो प्लेटलेट हो, और यहाँ पे देखो कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं दी हुई, ठीक है, और जॉइंट प्लेटलेट है, तो ये क्या है, बर्नार्ड सोलियर। आयरन स्टोर्ड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर किस फॉर्म में होती है, टिन के फॉर्म में, छोटे छोटे टिन पैक बन जाते हैं, आयरन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होगी वो अपनी ही फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिन। अगर स्टोर हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, लेकिन अगर एक्सेस फॉर्म में स्टोर हो रही है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, हीमोसिडरिन। इन एक्टिवेशन गेट, अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन गेट की बात नहीं कर रहे, इन एक्टिवेशन गेट की बात करें, इन एक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम आर क्लोज्ड ड्यूरिंग, तो कब क्लोज होते हैं, ड्यूरिंग द डीपोलराइज स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेशेंट हैविंग बर्न बाय क्रेट रेशियो ग्रेटर देन 20, द काज विल बी। अब देखते हैं व्हाट इज एजोटीमिया, व्हाट आर द काजेस ऑफ एजोटीमिया, ठीक है, या फिर इसे क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। अब इसके मैम जो ग्रेटर काजेस हैं, देन 20 प्रीनेटल तो काज होते हैं। अच्छा, प्री रीनल में क्या हो रहा है हमारे पास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, बर्न, हेमरेज इन जीआईटी, शॉक एंड स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन, ये सारी काजेस क्या है, प्री रीनल है। अब प्री रीनल मतलब रीनल को अफेक्ट करने से पहले, जैसे हार्ट फेलियर है, रीनल में जाने से पहले का है, बर्न है, हेमरेज है, कोई शॉक या स्ट्रेस है या डिहाइड्रेशन है। अब रीनल काजेस कौन कौन सी हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हो सकती हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजेस हो सकती हैं। और अगर पोस्ट रीनल की बात की जाए तो पोस्ट रीनल, जाहिर सी बात है, रीनल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो इसमें क्या आएगा, स्टोन्स, नियोप्लाज्म, ब्लैडर या यूरिथ्रल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स आपको दिया हुआ है प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल का, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलैरिटी, यूरिन प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन रेशो, ये आपको बताई हुई है, यूरिन प्लाज्मा क्रेटिनिन रेशियो बताया हुआ है, और यूरिन टू प्लाज्मा क्रेटिनिन रेशियो ये कितना है, लेस देन 20 है इन रीनल काजेस और ग्रेटर देन 40 है इन द प्री रीनल काजेस। यूरिन एंड सोडियम, इसमें क्या है हमारे पास, लेस देन 10 है प्री रीनल में और ग्रेटर देन 40 है इन द रीनल में, ठीक है। ओके, कितना होती है, सेम एग्जैक्ट इट इज, जो वैल्यू दी हुई थी वो भी यही है और इसका आंसर भी यही। तो क्या है इसमें, बर्न टू क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 20 किसमें मिलेगा आपको, प्री रीनल एजोटीमिया में मिलेगा। नेक्स्ट है, पीपीडी ट्यूबरकुलिन टेस्ट डन टू पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स 15 mm एरेदीमा इज नोटेड। अब देखो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया है, 15 mm एरेदीमा मिल गया, ठीक है। अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट में कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिजिशियन ऑस्कल्टेट पोस्टर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग एट, तो कहाँ पे ऑस्कल्टेट करते हैं, एट लेवल ऑफ T10। पेशेंट the discoid rash, arthritis, hemolytic anemia, what's most specific investigation, तो ये किस चीज का सिनेरियो है, SLE। एसएलई का। तो एसएलई को हमने कैसे याद किया है, एना इज अ गर्ल हु इज वेरी सेंसिटिव, तो अगर सेंसिटिव टेस्ट की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, एना, न्यूक्लियर एएनई, एंटीबॉडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट सेंसिटिव में। एंटी स्मिथ एंटीबॉडी ये क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक है, लेकिन ये प्रोग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। अगर हाईली सेंसिटिव की बात करें तो वो कौन सा है हमारे पास, एंटी डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएसडीएनए। ये थोड़ा सा चेंजिंग्स थी आपकी रफी के अंदर। एंटी डबल स्ट्रैंड डीएनए उन्होंने मोस्ट स्पेसिफिक लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हाईली सेंसिटिव है एंटी डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसके अलावा एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी वो क्या है, सेंसिटिव फॉर द ड्रग इंड्यूस ल्यूपस है, जिसमें क्या आ जाता है, हाइड्रोलाजीन प्रोकेनामाइड वगैरह। डिक्रीज C3 C4 लेवल मिलेगा
फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स लीड टू कंजम्पशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और एंटी रो एंटीबॉडी कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक के अंदर मिलती हैं। जो एना है वो क्या है, वो सेंसिटिव है। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना, उनमें सेंसिटिव कौन सी होती है हमारे पास, एना, और खास तौर पे मोस्ट सेंसिटिव टू SLE टेस्ट वो कौन सी है, एना। तो इसी वजह से हमने याद किया था एना इज अ गर्ल हु इज वेरी सेंसिटिव। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन शुड कीप, एना इज अ गर्ल हु इज वेरी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव क्या हो गई, एना हो गई, ठीक है। अगर हाईली सेंसिटिव की बात करें तो वो क्या है आपका, डबल स्ट्रैंड DNA। हाईली सेंसिटिव इज डबल स्ट्रैंड DNA, एंटी डबल स्ट्रैंड DNA, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट स्पेसिफिक की बात करें तो वो क्या है, वो आंटी स्मिथ है आपकी। एंटी स्मिथ को एंटी स्मिथ नहीं आंटी स्मिथ पढ़ना है, तो आंटी स्मिथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, मोस्ट स्पेसिफिक। और अगर प्रोग्नोस्टिक पूछते हैं या डायग्नोस्टिक, ये है हमारे पास एंटी स्मिथ जो है वो क्या है, नॉट प्रोग्नोस्टिक है, ठीक है। और अगर प्रोग्रेस की बात करें कि प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा प्रोग्नोसिस है या बुरा प्रोग्नोसिस है, तो वो कौन बताता है आपको, एंटी डबल स्ट्रैंड DNA बताता है। ये पुअर प्रोग्नोसिस के बारे में कौन इन्फॉर्म करेगा, एंटी डबल स्ट्रैंड DNA। एंटी स्मिथ जो है ये प्रोग्नोस्टिक नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिक जरूर है। वैसे ये प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक का नहीं आता, मेनली यही आता है कि सेंसिटिव कौन सा, स्पेसिफिक कौन सा है, और हाईली सेंसिटिव या स्पेसिफिक कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन शुड केयर ऑन द राइट साइड। क्यों राइट साइड पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा पड़ी हुई है। री इन्फेक्शन विद द सेम एंटीजन, नाउ व्हिच एंटीबॉडी विल रेज, तो कौन सी रेज होगा, IgG। और IgG कौन से इन्फेक्शन में रेज हुई थी, पेनक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस में, ठीक है। अच्छा, और पायर पैचेस के अंदर कौन सी बनती है, IgA, IgA। और एलर्जी में कौन सी इंक्रीज होती है, IgE, जी अच्छा, और पेंटामर स्ट्रक्चर किसकी होती है, IgM, जी फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है वो उसमें कौन सी रेस होती है, डी रह जो गया प्राइमरी प्राइमरी बनती है वो इन्फेक्शन, IgM, ठीक है। और री इन्फेक्शन में, IgG, री इन्फेक्शन में IgG। IgG, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, सॉरी फर्स्ट इन्फेक्शन में मैं ये बता रही हूँ कि IgM जो है वो बढ़ती है इन फर्स्ट 2 वीक के अंदर, प्राइमरी में। अच्छा, आगे चले, yes मैम, ठीक है। अच्छा, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हेट्रोजाइगस अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी अफेक्शन किस तरह की है। देखो, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अब डोमिनेंट के अंदर अफेक्टेड पेरेंट जो है, एक पेरेंट जो है वो टोटली अफेक्टेड है, ठीक है। दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड है। अब इनके जो बच्चे बनेंगे उनमें से 50% का चांस होगा कि वो अफेक्टेड हो। अब देखो, इन दोनों से जो आ रहे हैं, ये दो जो हैं वो अफेक्टेड हैं और ये वाले दो जो हैं वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होता है, दोनों पेरेंट कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, ठीक है। अब इनसे जो बच्चे बनेंगे उसमें से 25% जो है वो अनअफेक्टेड होंगे, 50% कैरियर होंगे, और 25% जो है वो क्या होंगे, अफेक्टेड चाइल्ड होंगे। अभी देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है इसमें, और हाफ चिल्ड्रन या 50% चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन काज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन टू एक्सोजिनस सब्सटेंस इज, तो क्या करता है, वायरस म्यूटेशन करता है इन द प्रोटोऑन्कोजीन्स बाय एक्सोजिनस सब्सटेंस। नेक्स्ट है कोलेजन दैट गिव मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो कौन सी कोलेजन है जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, टाइप 1। और कितने टाइम में अटेन होती है ये स्ट्रेंथ, 3 months, 3 मंथ में। टाइप 1 कोलेजन कहाँ मौजूद है, मैम स्किन में, बोन्स में, आपके पास कार्टिलेज में।
टाइप 1 ONE1, ठीक है, 1 और बोन के अंदर ONER है ना, बोन में। इसके अलावा स्किन में होगा, टेंडन में होगा, डेंटिन में होगा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोलेजन है इन द बॉडी। उसके बाद टाइप 2 को हमने क्या याद किया हुआ, कार्टूलेज, नॉट कार्टिलेज, कार्टूलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज में कौन सी होती है, टाइप 2 होती है। टाइप थ्री को लिख के उसके आगे अगर लाइन लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, बी। तो ब्लड वेसल और बेबी स्किन, उसमें क्या होती है हमारे पास, टाइप 3 कोलेजन होती है। नेक्स्ट है टाइप 4 को ऊपर से अगर यूं मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, ए, एल्पोर्ट सिंड्रोम जो है, एल्पोर्ट, ठीक है, उसमें। और 4 को फ्लोर पढ़ना है आपने, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना, इन सब में क्या होती है, टाइप 4 होती है, ठीक है। इसके अलावा आती है पेंटाफार प्लेसेंटा, ये एक्चुअली हमारे इसमें है ही नहीं सिलेबस में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो, टाइप 1 फाउंड एब्सोल्यूट कोलेजन, टाइप 1 फॉर्म 90% ऑफ द कोलेजन इन आवर बॉडी, टाइप 2 का है इलास्टिक कार्टिलेज लाइक ear, this type is linked to anti-aging property, टाइप 3 इंटेस्टाइन एंड हैज ब्लड वेसल और मसल इनमें होती है, और टाइप 4 खासतौर पे आपकी जो एग वाइट है उसमें होती है। दिस कोलेजन आल्सो फॉर्म द बेस मेम्ब्रेन फॉर ऑर्गन इंक्लूडिंग किडनी। और टाइप 5 फाउंड इन द कॉर्निया, टाइप 5 आल्सो हेल्प विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपको टाइप 4 तक भी आता है तो बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पार्स प्यूबिक हेयर इन विच स्टेज, तो कौन सी स्टेज में हमें मिलते हैं। अब देखो, ये आपको डिफरेंट स्टेजेस में प्यूबिक हेयर दिखाए हुए हैं। स्टेज 1 नो हेयर, ठीक है, नो ग्लैंडुलर टिश्यू, ऊपर ना आपको निमोनिक भी बताया हुआ, नो बॉडी एलिवेट टू माउंटेन इन आर्ट थॉट। तो टाइप 2 में क्या आ रहा है, हमारे पास स्टेज 2 में ब्रेस्ट बड मिलते हैं, स्मॉल ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेगा, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर हो गए, साथ में लेबिया की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब स्टेज 3 में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट एलिवेट हो रहे हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड द एरियोला, और ये बैक साइड पे जो है ना, इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं बियॉन्ड द बट। और कोर्स वीकली एक्सटेंडेड लेटरली जो हेयर का पैटर्न है वो आपको शो कराया हुआ है, ठीक है। स्टेज 4 में कौन सा आता है, एडल्ट लाइक हेयर या फिर स्पेयर थाई, मतलब दरमियान में ये कवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थाई को इन्होंने स्पेयर किया हुआ है, थाई को नहीं कवर किया हुआ, टाइप स्टेज 4 में। और जो स्टेज 5 है उसमें इन्होंने साथ में थाई को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। और साथ में जो ब्रेस्ट है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, एरियोला और पेपिला, सेकेंडरी माउंट साइज और एलिवेशन दोनों हो रही हैं। और फाइनल स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, एडल्ट साइज के ब्रेस्ट बन रहे हैं, और यहाँ पे थाई के ऊपर भी सारे बाल आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कौन से हेयर की बात की हुई है, पूछी हुई है, स्पार्स प्यूबिक हेयर की बात पूछी हुई है, तो वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ये देखो स्टेज 2 में, ये कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े बाल हैं, ये सारी स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट। तो लेटरल क्वाड्रेंट वाले कहाँ पे जाते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी में जाते हैं। तो एक्सिलरी वाले हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किए में, अपर आउटर लेटरल पार्ट के ये वाले, इस साइड वाले जो हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, एंटीरियर एक्सिलरी में जाएंगे। एक्सिलरी के भी यहाँ पे डिफरेंट लेवल आपको शो कराए हुए हैं, ये एक्सिलरी लेवल 1 है, लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 3 है। तो ये जो है एंटीरियर अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट के कहाँ जा रहे हैं, एक्सिलरी में। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सूल ऑफ द किडनी इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैप्सूल में भी यू आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टरी आपने चूज करनी है उसके नाम में भी यू आ रहा है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, नॉट लोबार, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये है, ये रीनल आर्टरी अंदर आ रही है, ठीक है, इसने डिफरेंट ब्रांचेस दी यहाँ पे, सेगमेंटल आर्टरी बना दिया, ठीक है, और उसके बाद ये अंदर की तरफ जाके इसने क्या बना दिया, इंटरलोबार आर्टरी। ये हो गई हमारे पास क्या, आर्कुएट आर्टरी, जो इसके कैप्सूल के ऊपर होगी या कॉलम्स में होगी, वो कौन सी होगी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, सॉरी
क्या कैप्सूल के ऊपर इंटरलोब्यूलर आर्टरी और रीनल कॉलम के ऊपर कौन सी होगी, इंटरलोबार आर्टरी। ये डिफरेंट कॉलम बने हुए हैं ना, इसमें इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। रीनल कॉलम कंटेन इंटरलोबार आर्टरी, कैप्सूल, कैप्सूल में यू आ रहा है और इंटरलोब्यूलर में भी यू आ रहा है, ठीक है। तो इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में भी यू आ रहा है, ठीक है। तो उस यू से भी आपने इंटरलोब्यूलर याद रखना है। और हाइलम, हाइलम में ये वाली जगह जो है, हाइलम के ऊपर कौन सा होगा हमारे पास, सेगमेंटल आर्टरी होगी। नेक्स्ट है एंटीरियर टू थर्ड जनरल सेंसेशन कैरीड बाय। अब हमने इसे कैसे याद किया था, टंग को, ये टंग है और इसमें एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड हो गया। एंटीरियर में हमने 5-7 किया था, पोस्टीरियर में 9-9 और उसके बिल्कुल पोस्टीरियर बैक साइड पे क्या था हमारे पास, 10-10, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एंटीरियर टू थर्ड में 5-7 है, 5 वाली कौन सी है, जनरल सेंसेशन लेके आ जाती है, जबकि जो 7 वाली है वो स्पेशल सेंसेशन लेके जाती है। जो जनरल सेंसेशन है वो कौन सी है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और स्पेशल सेंसेशन कौन लेके जा रही है, कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। पोस्टीरियर वन थर्ड में टेस्ट सेंसेशन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लेके जा रही है, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में क्या होगा हमारे पास, टेस्ट सेंसेशन वेगस नर्व लेके जा रही है, टेस्ट भी और जनरल सेंसेशन भी। अर्ली इन मॉर्निंग सर्केडियन रिदम इज कंट्रोल्ड बाय, अब देखो सर्केडियन, सर्केडियन रिदम को मैंने कहा था ये क्या है, कियास्मेटिक है, ठीक है। तो उसके लिए न्यूक्लियस भी कौन सा होगा, कियास्मेटिक होगा, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हाट विल डिक्रीज, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या चीज डिक्रीज होती है, टोटल पेरिफेरल resistance decrease होती है। A man with a normal external genitalia married but had no kid and has normal ejaculation period but semen analysis show azoospermia। अब ये जो सारा कुछ है ना, ये है सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। उसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया नॉर्मल होता है लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते, इजैकुलेशन भी नॉर्मल होती है, ठीक है। और जब सीमन एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको एजोस्पर्मिया मिल रहा है। तो ये क्या है, सर्टोली सेल का डिफेक्ट है, जिसे आप क्या कहते हो, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम कह रहे हो। ओनली germ cell line is affected without loss of sexual function or characteristic। अब इसमें हार्मोनल चेंजिंग्स क्या हो रही हैं कि डिक्रीज हो रहा है एफएसएच एलएच, उसकी वजह से एजोस्पर्मिया होगा। और एफएसएच इन मेल इज प्रोड्यूस बाय, कहां से प्रोड्यूस होता है, बाय द सर्टोली सेल। आफ्टर इजेकुलेशन स्पर्म स्टोर्ड इन, तो कहां पे स्टोर होते हैं, इन द एम्प्यूला ऑफ द वास डेफरेंस में। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस डिवेलप फ्रॉम, तो क्लाइटोरिस कहां से डिवेलप होता है, फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल। अब फीमेल में जो जेनिटल ट्यूबरकल है वो क्या बनाएगा, क्लाइटोरिस बनाएगा। मेल में क्या बनाएगा, ग्लैंड्स पीनस। ग्लैंड्स पीनस। ये देखो, ये है फीमेल में और ये है मेल में, ठीक है। ये जेनिटल ट्यूबरकल है, जेनिटल ट्यूबरकल से ग्लैंड्स क्लाइटोरस बन रहा है इन द फीमेल, और मेल के अंदर ग्लैंड्स पीनस बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास child present with a suprapubic swelling which get wet mostly, and child also has epispadiasis along with the pubic bone deformity। What is the cause? अब हमने दो चीजें याद रखनी है, एक होता है एपिस्पेडिएसिस और एक होता है हाइपोस्पेडिएसिस, ठीक है। एक तो उसकी आपने काज याद रखनी है कि काज क्या है, और दूसरा ये करते क्या है, ठीक है, इनका कॉन्सिक्वेंस क्या है और इन्होंने करना क्या है। ये देखो, ये है हमारे पास एपिस्पेडिएसिस, एपिस्पेडिएसिस में ये जो डिफेक्ट है ना, ये सुपीरियरली पड़ा हुआ है, ठीक है। हाइपोस्पेडिएसिस, हाइपो मतलब नीचे, तो ये डिफेक्ट कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। हाइपोस्पेडिएसिस में यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पीनस पे है, और एपिस्पेडिएसिस में यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पीनस पे। अच्छा, कास क्या है, कास है इनकम्प्लीट कॉर्डल क्लोयर ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन एपिस्पेडियसिस की, ठीक है। एसोसिएटेड कंडीशन क्या होगी, इसमें एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर विद द एपिस्पेडियसिस, एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर हो जाती है। इसे आपने क्या कैसे याद रखना है, ई से एक्स्ट्रोफी, ई से एपिस्पेडियसिस, और एसोसिएटेड कंडीशन कौन सी है हमारे पास, एसोसिएटेड कंडीशन इज इंग्वाइनल हर्निया एंड क्रिप्ट आर्चिडिज्म विद द हाइपोस्पेडियसिस। अब जो हमने पढ़ा था हाइपोस्पेडियसिस, जिसमें क्या था, नीचे की तरफ डिफेक्ट था, ठीक है। हाइपोस्पेडियसिस में क्या होगा हमारे पास, डिफेक्ट कौन कौन से दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका क्रिप्ट आर्चिडिज्म, एच सी, क्रिप्ट आर्चिडिज्म विद द हाइपोस्पेडियसिस एंड इंग्वाइनल हर्निया, आई,
ठीक है। आई से इंग्वाइनल हर्निया, सी से क्रिप्टा आर्चिटिज्म और एच से हाइपोस्पेडियोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये जब मैंने आपको पेरिनियम कराया था, बहुत अच्छे कराए थे ये मैंने, सुपरफिशियल एंड डीप वाला। ठीक है, तो सुपरफिशियल बाउंड्री कौन बना रहा है हमारे पास? पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रही है। बायलेटरल टेस्टी रिमूव विल रिजल्ट इन, अब टेस्टीज ही आपने रिमूव कर दिए हैं तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। नेक्स्ट है A man with chest pain from last 3 hour, which enzyme will be raised? तो कौन सा enzyme raised होगा? Last 3 hours से है, ठीक है, तो CKMB raise होगा। आपने याद रखना है कि 1 to 2 hour में मायोग्लोबिन रेस करती है, 3 to 4 hour में CKMB रेस करती है, और आफ्टर 4 hour आपने याद रखना है कि आई एम स्पेसिफिक और तुम सेंसिटिव। ठीक है, आई एम स्पेसिफिक इसका मतलब ट्रॉप आई जो है वो क्या है? वो स्पेसिफिक है, और ट्रॉप टी क्या है? वो क्या है हमारे पास? सेंसिटिव है। Within first 6 hours, ECG is gold standard. Most specific आपने बस वही याद रखना है, आई एम सेंसिटिव, आई एम स्पेसिफिक और तुम सेंसिटिव। ठीक है, और मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है हमारे पास? मायोग्लोबिन है। सीकेएमबी को आप यूज करते हैं री इन्फॉक्शन में, क्योंकि इसका लेवल जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है आफ्टर 48 आवर्स। मैम ये लास्ट पे आपने क्या पॉइंट बताया? सीकेएमबी वाला, जी। सीकेएमबी को आप यूज करते हैं री इन्फॉक्शन के डायग्नोसिस में। ठीक है, एक दफा मतलब एमआई हो गया, उसके बाद फिर एमआई हुआ तो आपने सीकेएमबी कराना है, क्योंकि उसमें री इन्फॉक्शन का ये बता देता है। सीकेएमबी एलिवेट तो जरूर करता है, लेकिन ये नॉर्मल हो जाता है विद इन द 48 आवर्स। ठीक है मैम, अगर वो मतलब ये इसी वजह से सिनेरियो में मेंशन करते हैं टाइम 1 to 2 आवर्स का और फिर मायोग्लोबिन लगाना है, और अगर 3 to 4 आवर्स का कहते हैं तो फिर CKMB आएगा, क्योंकि कुछ MCQs में 4 आवर्स का दिया होता है ना, और साथ उसमें ट्रोप आई ही आ रहा होता है, मतलब इसका ऑप्शन ही होता अक्सर CKMB का। हाँ, अगर ऑप्शन में है तो फिर वो लगाना है। Patient in OT surgery is undergoing. Patient need bladder emptying. Surgeon passes needle to upper surface of the bladder. Vessel is at risk of damage. तो कौन सी vessel risk of damage है? Inferior epigastric. ये जो वेसल है ये है तो हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर या अपर बॉर्डर ऑफ द ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट है। अब जो मुझे जल्दी से बताओ, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है? मुझे याद नहीं आ रहा। और डॉक्टर ज़ारा? मैम ये उसकी है, इन एक्सटर्नल आईलेट की ब्रांच है। ठीक है, सारी ब्रांचेस रिपीट कर लें। मैम एक्सटर्नल आईलेट ही जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो आगे जाके फिर ये फेमरल यूं ही है ना, और इसकी फिर आगे एक्सटर्नल आईलेट की फेमरल है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। वेरी गुड, ठीक है। और इंटरनल आईलिड की ब्रांचेस कौन सी हैं? मैम इंटरनल आईलेट की दो डिविजन्स है ना, एक इसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर। मैम मुझे सारी तो याद नहीं है, लेकिन इंटीरियर में एक तो हमारे पास आती है मिडल रेक्टल आती है, इंफीरियर वेजाइकल है, इंफीरियर ग्लूटियल है, और इंटरनल पेडेंडल है। ये मुझे याद है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसका वो पिल्स निमोनिक्स से याद है मुझे। इलियोलम्बर इलियोलम्बर है दो, एक एस से सुपीरियर ग्लूटियल और एल से दो है लैटरल। लैटरल सैक्रल आर्टरीज, वेरी गुड। चीजें याद है आपको, बस इंटीरियर को ना सोमाई से याद रखना है, SOM ट्रिपल आई बताया आपने। ठीक है, ठीक है। एस से क्या है? सुपीरियर विजाइकल आर्टरी,
O से ऑब्स्चुरेटर आर्टरी, M से मिडल रेक्टल आर्टरी, I से इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, दूसरे I से इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और तीसरे I से क्या है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी और उसी की एक ब्रांच निकलती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं। A lady suffering from CA breast undergo total mastectomy develop edema of the right lower limb. Which of the following can be the reason of the edema? तो edema किसकी वजह से हो सकता है? Due to lymphatic obstruction. After hemorrhage, HB bind with which of these? तो HB किसके साथ bind करेगी? अपने ही नाम वाले के साथ। HB ने bind करना है हेप्टोग्लोबिन के साथ और अगर हीम की बात करें तो हीम ने हीमो उसने अपने नाम के साथ bind करना है, उसने अपने नाम वाले के साथ। ठीक है, हीम से हीमोपैक्सिन और HB से hepatoglobin. In granulopoiesis, which of the following granules start to appear that resemble mature myeloid cell? तो mature myeloid cell के साथ कौन resemble करता है? हमारे पास promyelocyte. Analgesic effect of the TCA is seen after. तो कब आपको मिलेगा? तो TCA का याद रखना, पहले दर्द का इलाज फिर मर्ज का इलाज, मतलब पहले जो होगा वो एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा 1 to 2 वीक में और उसके बाद मर्ज का इलाज एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट इसका 3 to 4 वीक में आएगा। Initiative phase result in mouth opened in fix which muscle pull the mandible. तो कौन सा मसल पुल करता है नीचे की तरफ? तो इसे हमने कैसे याद किया था? LDGM से। तो L से क्या बन रहा है हमारे पास? लेटरल टीरिगॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन इज। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड ग्रोथ हार्मोन इंटरेक्ट विद इट. Bile acid are conjugated with which amino acid to form the bile salt? तो किसके साथ conjugate करता है? With the glycine and taurine. In zona granulosa, aldosterone release under the influence of, तो किसके influence से निकलता है? By the angiotensin 2. वैसे हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड में जो 3 पार्ट्स हैं इसके, वहां से क्या क्या आ रहा है? एक तो जोना ग्रेन्युलोसा है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में है, दूसरा जोना फेसिकुलेटा वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स में है, ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीसरा क्या है हमारे पास? जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, और बाकी क्या बचता है उसमें? एड्रिनल मेडुला बचता है। अब जो कॉर्टेक्स से 3 निकल रहे हैं, जोना ग्रेन्युलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, इसे हमने याद कैसे रखना है? GFR। GFR निकल रहा है कहां से? हमारे पास कॉर्टेक्स से, ठीक है। अब जी से क्या बन रहा है? ग्रेन्युलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, पहले नमक फिर शुगर, जितना अंदर जाते जाओगे उतना शुगर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट करते हैं मिनरल और बैलेंस को, और एग्जांपल क्या है उसमें? एल्डोस्टेरोन। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो वो कहां से बन रहे हैं? जोना फेसिकुलेटा से, ये रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, और इसमें क्या एग्जांपल है? कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन है और कॉर्टिसोल है। और रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस में क्या आता है हमारे पास? एंड्रोजन्स आ जाते हैं। एंड्रोजन स्टिमुलेट मस्कुलराइजेशन, और इसमें डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन बनेगा। और मेडुला से क्या बन रहा है? मेडुला से हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक एएनएस और उससे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। IgE रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, तो इसे हमने कैसे याद किया है? मस्त बासु से। मास सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल। rectus sheath above the arcuate line is formed by, तो above arcuate line किससे बनती है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस से। एक्चुअली हमने इसके दोनों लेवल याद रखने हैं कि above कहाँ से बनती है और below the arcuate line कहाँ से बनती है। ये है हमारे पास above arcuate line, ये है below arcuate line, ठीक है। अब above arcuate line में क्या होता है हमारे पास? ये मसल जरा देखो, एक्सटर्नल ओब्लिक है, इंटरनल ओब्लिक है, ट्रांसवर्स मसल है और फेशियल ट्रांसवर्स सेलिस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसल है वो कहाँ जा रहे हैं? देखो एक्सटर्नल ओब्लिक इसके एंटीरियरली पास कर रहा है, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक का जो है ना
एक लेयर आगे पास करती है, एक लेयर बैक साइड पे पास करती है, जबकि जो बिलो आर्कुएट लाइन है, ठीक है, उसमें ये तीनों के तीनों मसल लेयर जो है ना वो आगे से पास कर रही है, और बैक साइड पे क्या पास कर रहे हैं हमारे पास, सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक, वो भी इंटरनल ओब्लिक की एंटीरियर लेयर आगे से पास करती है और पोस्टीरियर लेयर बैक साइड पे पास करती है। ये दोनों लेवल पे ना एमसीक्यू आते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 25-year-old फीमेल कंप्लेन ऑफ ग्लैक्टोरिया, इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी एमिनोरिया. Her serum prolactin is 6,500 with no other sign of compression. What is likely diagnosis? तो क्या देखो, इसका लेवल देखो कितने हैं, 6,500 है, ठीक है। अगर तो ये हो गया लेस देन 1,000 तो क्या होगा, स्ट्रेस या फिर ड्रग इंड्यूस होगा। अगर बिटवीन 1,000 एंड 5,000 है तो ये क्या है, माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा है। अब हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, 6,500 मतलब 5,000 से ज्यादा है, तो ये क्या है हमारे पास, मैक्रो है। ग्रेटर देन 5,000 क्या होगा, मैक्रो प्रोलेक्टिनोमा। प्रोलेक्टिन काज, प्रोलेक्टिन क्या काज करता है, मिल्क की प्रोडक्शन। हाई प्रोलेक्टिन लेवल काज इनफर्टिलिटी एंड गैलेक्टोरिया, और हाई प्रोलेक्टिन काज डिक्रीज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट विद द प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ चीक सेंसेशन। अब चीक बोन हमारी कौन सी है, एक्सेला। ये देखो ये है चीक, चीक वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या गुजर रही है हमारे पास, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के नीचे से जो गुजरेगी वो क्या होगी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व होगी। अब ये ग्रीन में आपको शो कराई हुई है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज है। इन डिहाइड्रेशन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, डिहाइड्रेशन हो ना हो कुछ भी हो जाए, वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, जो खानदान का होनिहार बच्चा है उसी ने करना है। वो कौन सा है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मतलब बीसीक्यू में आया हुआ था ना, विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल। तो कौन सी बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, एक माइकोप्लाज्मा और एक यूरिया प्लाज्मा। नेक्स्ट है राइट एट्रियम इन्फॉक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसे इन्वॉल्व करते हैं, राइट राइट साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, पैक्टिनेट मसल पड़ा हुआ है। अच्छा देखो बच्चों, राइट एट्रियम जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ऑरिकल है, सेल्कस टर्मिनेलिस है, जिन्होंने आगे जाके क्रिस्टा टर्मिनेलिस बनाना है, मस्क्यूला पेक्टिनी है, सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग है, और यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग है ना, इसके अंदर कोई वॉल्व मौजूद नहीं है। इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग है, लेकिन जो इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग है ना, इसके साथ वॉल भी मौजूद है। कोरोनरी साइनस, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, और कुछ फीटल रेमिनेंट्स होते हैं जैसे फोसा ओवेलिस और एन्युलस ओवेलिस हो गया। ये है राइट एट्रियम के अंदर। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद द राइट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। इसमें पल्मोनरी ओरिफिस भी मौजूद है, मैम ये पॉइंट इनफंडिबुलम रिपीट है कर दें जो आपने अभी बताया। राइट वेंट्रिकल से। हर जो कम्युनिकेशन का बताया। हाँ, जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये कम्युनिकेट करता है विद द राइट एट्रियम with the help of right atrioventricular orifice. दूसरा इसमें pulmonary orifice मौजूद है, इनफंडिबुलम होता है इसमें, प्रोजेक्टिंग रिजिस जिन्हें आप कहते हैं ट्रेबेकुलरी कॉर्निया, पेपिलरी मसल मौजूद है, और कॉर्डा टेम्पनाए जो कि अटैच होता है विद द ट्राइकस्पिड वॉल्व। मॉडरेटर बैंड मौजूद है,
और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। इससे ना बस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो स्ट्रक्चर मौजूद है ना बस उसी के बारे में पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अल्कोहलिक पेशेंट स्टेटोहेपेटाइटिस डिवेलप ड्यू टू, तो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? ड्यू टू एसिटाल्डिहाइड। पर्सन इज डिहाइड्रेटेड फॉर 24 आवर, व्हाट विल अकर? तो क्या होगा? इंक्रीज परमेबिलिटी थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। After gunshot injury, lower back, patient has loss of contralateral pain sensation but intact temperature sensation. अब देखो, टेम्परेचर सेंसेशन इंटैक्ट है लेकिन पेन सेंसेशन जो है वो लॉस हो गई है, और वो भी कौन सी? कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है, ये मुझे हमेशा भूलता था। ये दो तरह से सिनेरियो आता है, एक में टेम्परेचर लॉस हो जाता है और एक के अंदर पेन लॉस हो जाता है। ठीक है, अब पेन लॉस वाले में आपने याद रखना है कि दर्द दूर हो जाता है। ठीक है, तो दूर से डॉर्सल याद रखोगे आप, सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट S1, दूर होने से डॉर्सल याद रखना, दर्द वाला जिसमें पेन खत्म होता है उसमें दर्द दूर होता है, दूर से डॉर्सल रूट S1। 62-year-old patient with the congestive heart disease, present with the dyspnea orthopnea mechanism of pulmonary edema in the congestive heart failure is which of the following? congestive heart failure के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। GFR डिक्रीज बाय इंक्रीज इन, GFR कब डिक्रीज होगी? जब इंक्रीज होगा प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मतलब प्रोटीन का प्रेशर है। प्रोटीन्स क्या करती हैं? एक स्पंज की तरह एक्ट करती हैं जिसने सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, तो इसने क्या करना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। इंक्रीज GFR ड्यू टू, किसकी वजह से इंक्रीज होगी? ड्यू टू एफरेंट आर्टियोल। अब एफरेंट कौन सी है? जो लेके आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये ग्लोमेरुलस बन रहा है, उसके बाद इफ्रेंट निकल रहा है। अब जो लेके आ रही है इसकी डायलेटेशन अगर हो जाए तो GFR क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। अगर इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाए ये वाली जगह की, इफ्रेंट अच्छा, GFR इंक्रीज कैसे होती है? जब ये आपके एफरेंट आर्ट्रियोल्स ये वाले, ठीक है, इनमें डायलेटेशन स्टार्ट हो जाती है, एफरेंट वाले कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन या फिर ऑनकोटिक प्रेशर। और डिक्रीज GFR ड्यू टू, डिक्रीज किसकी वजह से होगी? जब आपका एफरेंट आर्ट्रियोल ये वाला, ठीक है, इनमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, एफरेंट डायलेट होना शुरू हो जाते हैं और इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर और यूरेटर कंस्ट्रिक्शन। उसके अलावा हमारे पास डेप्सोन गिवन टू लेडी फॉर एरेथीमा नोडोजम, नाउ शी हैज डिक्रीज एचबी एंड रेटिक्स 16%। अब रेटिक्स देखो 16% है, एचबी उसकी डिक्रीज हो गई और उसे दिया क्या? डेप्सोन दिया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? डिस्ट्रक्शन तो हो रही है आरबीसीज की, लेकिन किसकी वजह से? ड्रग की वजह से, डेप्सोन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या होगा? ड्रग इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी होगा। Single factor independent of other causing thrombus formation in the old age patient develop coronary artery thrombi due to, तो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से। नेक्स्ट है 8 to 20 वीक ऑफ ओगोनिया डिवेलप, व्हाट हैपन? तो क्या होगा उसमें? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। Female routine examination done, X-ray show diffuse infiltrate granuloma which has epithelial cell। अब epithelial cell किसके करेक्टरिस्टिक हैं? टीबी के करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, टीबी के अंदर क्या होगा? केशियस नेक्रोसिस होगी कि नॉन केशियस होगी? केसीएस। केशियस नेक्रोसिस होगी। ठीक है, और साथ में एपिथेलाइयल सेल। अभी देखो, केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा किस में मिल रहा है आपको? टीबी के अंदर। नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा किस में मिल रहा है? सार्कोइडोसिस में। अगर ग्रेन्युलोमा विद येलो पिगमेंट की बात करें तो मैंने क्या कहा था? एक्टिनो इज एक्टिवली एक्टिनोमाइसिस। IUCD implants and give yellow sulfur सल्फर containing टेट्रासाइक्लिक ग्रेन्यूल्स। talcum powder like granule। तो ये सारा सारा सिनेरियो के अंदर कौन सा आता है? एक्टिनोमाइकोसिस आती है। नेक्स्ट है ग्रेन्युलोमा विद एब्सेस, तो एक्टिनोमाइकोसिस। ग्रेन्युलोमा विद सुपरेशन, तो वो कौन सा होगा? नोकार्डिया फंगस। और गोहन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होता है? हमारे पास टीबी के अंदर होता है। एपिथेलाइड सेल इन द ट्यूबरकुलस ग्रेन्युलोमा डिवेलप कहाँ से होते हैं या डिराइव कहाँ से होते हैं? वो होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस से डिवेलप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा इन टीबी, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग कौन सी है, एपिथेलाइट सेल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइमरी टीबी ग्रेन्युलोमा कॉम्प्लेक्स इन द ग्रेन्युलोमा विच मैम ये सराउंडिंग। आपको याद है नवंबर वाली अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू आया था इसी के बारे में कि ग्रैन्युलोमा इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा देखो इसमें लिम्फेटिक्स भी हैं, वैसे चीजें याद अगर रखने की हैं, देखो दरमियान में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एपिथेलाइट सेल होते हैं, ठीक है, उसके बाद इधर इधर मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस के साथ क्या होगा, लिम्फेटिक होगा, ये तीन चीजें उसमें आ गई। कौन कम्प्लेक्स इन द प्राइमरी टीबी इज, तो क्या है, ग्रेन्युलोमा विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स है। और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी भी होती है, बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है टीबी में, ठीक है। मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है टीबी का, पीसीआर इज ग्रेटर देन एएफबी इज ग्रेटर देन केशियस। अगर बात करें हिस्टोलॉजिकली की, तो फिर आपको एपिथेलाइट सेल चूज करने हैं ग्रेटर देन केशियस। अगर बात करें माइक्रोस्कोपिक की, तो फिर क्या होगा, केशियस इज ग्रेटर देन एपिथेलाइट। अगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए तो स्पुटम एएफबी कराएंगे, अगर इनिशियल टेस्ट कराना है तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, और अगर डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रेन्युलोमा देखना है तो वो क्या है, हमारे पास एपिथेलाइट सेल है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है टीबी की ड्रग्स, एंटीबॉडी इन द टीबीआर, जो एंटीबॉडीज हैं वो बाउंड होती हैं टू द सेल, ठीक है। ड्रग्स कौन कौन सी देते हैं आप, आइसोनियाजिड देते हो, रेफेम्पिसिन देते हो, और साथ में इथेम्ब्यूटोल है, पैरासिनामाइड है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब इनके हैं कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आइसोनियासिड है, इसने क्या करना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करनी है और हेपेटाइटिस काज करना है, इसी वजह से आइसोनियासिड के साथ आप क्या दे रहे हो, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी, कौन सा, B6। B6। उसके बाद है रेफेम्पिसिन, रेफेम्पिसिन ने क्या करना है, ऑरेंज रेड कलर सेक्रीशन काज करनी है, ठीक है। और इसमें मतलब कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, जैसे आप इसे छोड़ते हो तो वो ठीक हो जाता है सेक्रीशंस का कलर। नेक्स्ट है इथम्ब्यूटोल, इथम्ब्यूटोल ने क्या करना है, ई से इथम्ब्यूटोल, ई से आई सिम्टम, तो आई सिम्टम क्या आएंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस आएगा, ठीक है। रिड्यूस डोज और स्टॉप डोज नीड एडजस्टिंग इन द रीनल इम्पेयरमेंट टू, अब जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनमें आपने इथम्ब्यूटोल की डोज एडजस्ट करनी है। नेक्स्ट है पैराजिनामाइड, पैराजिनामाइड ने क्या करना है, हाइपर यूरिसीमिया गाउट करना है और हेपेटाइटिस 4 टू सेंसिटाइजेशन काज करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसने क्या करना है, वेस्टिबुलर नर्व को डैमेज करना है, यूज ओनली इफ पेशेंट हैज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के अंदर ये। अच्छा नेक्स्ट है फ्यू family member have polycystic kidney disease, now confirm adult autosomal dominant polycystic kidney disease in some member before appearing to the cyst। अच्छा तो फिर अब आपने कंफर्म कैसे कराना है, उसकी डीएनए सीक्वेंस करा लेनी है। sympathetic alpha adrenergic cause which of the following effect, तो अल्फा एड्रीनर्जिक ने क्या काज करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो हमने इसे कैसे याद किया था, अल्फा 1 फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 फॉर inhibition, beta 1 for heart, beta 2 for relaxation, डायलेशन। रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अल्फा 1 फॉर कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन तो है लेकिन किसकी कंस्ट्रिक्शन है, रेडियल मसल सेल की कंस्ट्रिक्शन है। जब आपके रेडियल मसल सेल कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है, आंखें दरिया की तरह खुल डायलेशन जाती होती हैं, है। तो वो क्या करेगी, प्यूपल मिड्रिएसिस। मिड, डायलेटेशन ऑफ प्यूपल, जिसे आप मिड्रिएसिस कह रहे हैं, ठीक है। डायलेटरी सीलरी मसल या फॉर वीएन वेसो कंस्ट्रिक्शन इन द स्मूथ मसल होगा। और अगर सिंपैथेटिक बीटा की बात करें तो बीटा 1 फॉर हार्ट, हार्ट की एक्सलरेशन करेगा जिससे इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में एम रिसेप्टर एक्ट ऑन द सर्कुलर स्फिंक्टर मसल कास कंस्ट्रिक्शन एंड मायोसिस ऑफ द प्यूपिल, और कॉन्ट्रैक्ट करता है सीलरी मसल को, ठीक है, जो कि नियर वीएन के लिए। विच सेल form dermis which digest mobile and carry it to the lymph, तो वो कौन से सेल हैं, बेसल सेल। रेस्पिरेटरी मसल वर्क अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग के अगेंस्ट। 64-year-old male become disabled and confined to the wheelchair, then
गॉट फीवर एंड बाइलेटरल इंस्पायरेटरी। अब देखो इंस्पायरेटरी रेल्स हैं, ये किस में मिलती हैं आपको? इन्फ्लुएंजा वायरस में मिलती हैं। टेस्ट दैट रूल आउट फॉल्स नेगेटिव हैव गुड। अब देखो फॉल्स नेगेटिव को आपने रूल आउट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? गुड सेंसिटिविटी होगी। मीन इज द लार्ज सैंपल, रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। गुड मेडिकल एथिक्स मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इज पॉसिबल बाय, कैसे पॉसिबल है? जब आपकी गुड कम्युनिकेशन होगी विद द पेशेंट। विच हार्मोन रिलीज इन द रिस्पॉन्स टू इंजरी, इंजरी के रिस्पॉन्स में क्या रिलीज होता है? कॉर्टिसोल रिलीज होता है। विच हार्मोन स्टोर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों चीजों को कौन स्टोर कर रहा है? इंसुलिन स्टोर कर रही है। नेक्स्ट है कैबरगोलिन डिक्रीज प्रोलैक्टिन बाय एक्टिंग ऑन। तो कैबरगोलिन को ना आपने पढ़ना है दो दादा कबर में, दो दादा कबर में, ठीक है। और ये भी वो दादा थे जिनकी आपस में बनती थी, मतलब एक दूसरे के, ये क्या है? एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट है, ठीक है। तो दो दादा से D2, ठीक है, D2 क्या होंगे हमारे पास? एगोनिस्ट, नॉट एंटागोनिस्ट। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना वॉल्यूम होता है? 28 लीटर। एक्चुअली टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है? 42 लीटर, जिसमें से 28 लीटर जो है वो इंटरसेलुलर पड़ा है और एक्स्ट्रासेलुलर 14 लीटर पड़ा हुआ है, जिसमें इंटरस्टिशियम में 10.5 लीटर है और प्लाज्मा में 3.5 लीटर है। इन सब की ना वैल्यू को रट्टाफाई कर लो, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आता है और फिर एट दैट टाइम चूज हो जाता है। नेक्स्ट रिगार्डिंग वार्मथ रिसेप्टर ट्रू इज, तो वार्मथ रिसेप्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द hand. 38-week pregnant woman visited her family and a remote area after which she developed jaundice suddenly. Which type of hepatitis is most likely प्रेवलेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन? तो रिमोट एरिया की बात की गई है। रिमोट एरिया में कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई होता है। अगर फीको ओरल रूट से स्प्रेड की बात करें तो हेपेटाइटिस ए इज ग्रेटर देन हेपेटाइटिस ई। मोस्ट लीथल की बात करें तो डी से डेडली, डी से हेपेटाइटिस डी, तो डेडली कौन सा है? हेपेटाइटिस डी है। कॉमन इन प्रेगनेंसी कौन सा है? हेपेटाइटिस ए है। अगर कोई छोले की हिस्ट्री लेते हैं कि बाहर से बंदा छोले खा के आया और उसे हेपेटाइटिस हो गया, तो वो कौन सा है? वो भी हेपेटाइटिस ए है। अगर लीथल इन प्रेगनेंसी और रिमोट एरिया की बात करें फिर हेप ए है, फिर आपने हेप डी को नहीं चूज करना है, हेपेटाइटिस ई को चूज करना है, ए कह रही हूँ, ई को चूज करना है, ठीक है। लीथल और रिमोट एरिया इन प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस ई। व्हाट टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन द वर्म इन्फेस्टेशन? तो वर्म्स में, एस्थमा में, एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल इंक्रीज होंगे। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ मैम ये तो कोरोनरी कैरियोटाइपिंग हम कराते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है वो देखने के लिए। अब जैसे हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया जिसमें ट्राइसोमी 21 है, ठीक है। अब जो मतलब एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी एनेफ्लॉइडीज डिजीज है वो में, बंदा तो जी ये जो मतलब एनेफ्लॉइडीज हैं जैसे ट्राइसोमी 18 और 21 हाँ 13। हाँ, जिसमें ट्रांसलोकेशन वगैरह होती है ना क्रोमोसोम्स के अंदर, उनकी स्टडी में के लिए हमने करानी है कैरियोटाइपिंग, ठीक है। अगर हमारे जैसा कोई नॉर्मल बंदा है और उसका कोई जीन अफेक्ट हो गया है, जैसे PKD1 PKD2 आपको बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर, ठीक है, उसकी जो स्टडी है वो कैसे कराएंगे? वो आपने सीक्वेंस से करानी है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ट्रांस हो चुकी हुई है, कहीं पे कोई नॉर्मेलिटी इस तरह की आ गई है कि वो सारा का सारा चेंज हो गया, जैसे डाउन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ना बंदा, क्लाइन फिल्टर है पूरा का पूरा चेंज हो गया, टर्नर है चेंज हो गया, तो इसमें जो स्टडी कराते हैं पैटर्न वो कौन सा है? वो कैरियोटाइप। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन इज, तो मेन डिटर्मिनेंट क्या है? लोकल मेटाबोलाइट एंड ऑक्सीजन डिमांड। लोकल मेटाबोलाइट जैसे हाइपोक्सिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एडिनोसिन लैक्टेट लेवल रेगुलेट करते हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो को। सीक्वेंशियल ट्रायल के लिए ट्रू क्या है? सिंगल ब्लाइंड स्टडी सब्जेक्ट डज नॉट नो आइदर ड्रग और प्लेसिबो, लेकिन जो ड्रग डॉक्टर दे रहा होता है उसे पता होता है कि ये ड्रग है या प्लेसिबो है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है कि डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी दोनों को नहीं पता होता कि ये ड्रग है या फिर प्लेसिबो है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कास्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द टू, तो कौन सी दो चीजें काज करती हैं? इन्फेक्शन एंड नियोप्लेजिया। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज बाय, कैसे एब्जॉर्ब होगी? बाय द फैसिलिटेटेड डिफियर। क्रोनिक डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक, क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म, तो क्रीसेंट शेप कौन सा होता है? जियार्डिया। क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म कौन सा है? जियार्डिया, याद रखना। रिलेशन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। अब देखो ये पढ़िए आपकी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली,
ठीक है, और ये पढ़ा है आपका डीप इंग्वाइनल रिंग, मतलब मीडियल साइड पे डीप इंग्वाइनल रिंग पढ़ा है और लेटरल साइड पे क्या पढ़ी है हमारे पास, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल या आर्टरी पड़ी हुई है। तो डीप इंग्वाइनल रिंग लाई lateral to the inferior epigastric artery, so relation of the deep inguinal ring to inferior epigastric artery क्या होगा कि ये उसके lateral पड़ा हुआ है, और relation of inferior epigastric artery to deep inguinal ring वो क्या है हमारे पास, medial है। Which of the following neuron grow from the stem cell continuously? Stem cell से continuously कौन सा grow करता है, hippocampus। Level of luteinizing hormone peak how many hour before ovulation, तो कितना hour before ovulation होगा, 12 hour। Patient is undergoing laparotomy during dissection at the ovarian fossa, ovary attached to lateral pelvic wall, which artery is at risk of damage। तो lateral pelvic wall के ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास, internal iliac vessels पड़ी हुई है, ठीक है, तो उनका रिस्क होता है डैमेज होने का। अगर तो ओफ्रेक्टमी की बात हो, मतलब ओवरी के रिमूवल की, तो कौन सा डैमेज होगा, इंटरनल आइलिक आर्टरी। अगर पेल्विक ब्रिम के ऊपर डैमेज हो तो फिर क्या डैमेज होता है आपका, ओवेरियन ओवेरियन आर्टरी, आर्टरी। और अगर सी सेक्शन में डैमेज होने की बात हो तो वो कौन सी होती है हमारे पास, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे क्यूपोइड। पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन का जीन है कैरीड बाय 10 to 15% बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया करता है, स्टैफ और येस करता है। और ये सर्वाइकल कार्सिनोमा इज कास्ड बाय, तो कौन कास्ट कराता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18। 18। Which of the following produce maximum vasoconstriction, तो vasoconstriction maximum कौन काज कराता है, कोकेन। मैक्रोफेजेस काज फॉलोइंग, तो मैक्रोफेजेस ने क्या काज कराना है, फेगोसाइटोसिस काज करानी है। हार्मोन इनहिबिटिंग एफएसएच, तो कौन सा हार्मोन तो वो एफएसएच रिलीज कहाँ से होगा, सर्टोलाइट एक्चुअली सेल्स जो हैं रिलीज वो बाय द प्रोड्यूस करेंगे टेस्टी, इन्हिबिन। ठीक है, सेल नहीं बताए हुए उसका पूछा हुआ है, टेस्टिस से रिलीज होगा। नेक्स्ट है 10-year-old child present with a lump on the forehead, mass excised from the forehead, microscope show anastomosis of the vessel and the single layer of the endothelium, it is most likely, तो ये क्या होता है, hemangioma, जिसमें वेसल्स काफी सारी होती हैं और एनास्मोसिस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाल यंग गर्ल विद द हिस्ट्री ऑफ सेक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इंक्रीज व्हिच सेल आर अबंडेंट, तो सेल के बारे में पूछा हुआ है, देखो ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, तो कौन से सेल अबंडेंट होंगे, तो अबंडेंट सेल कौन से होंगे हमारे पास, पिच्यूसाइट्स। एक्चुअली उन्होंने डिफरेंट सेल टाइप यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, हीमोटॉक्सिलिन इयोसिन के ऊपर उनकी अपीयरेंस किस तरह की आती है वो बताया हुआ है, सेक्रेटेड हार्मोन कौन से हैं, मेजर रिलीजिंग फैक्टर उनका कौन सा है और मेजर इनहिबिटिंग फैक्टर कौन सा है। अब सबसे पहले सेल टाइप है एसिडोफिलिस, ठीक है, एसिडोफिल्स क्या है, हीमोटॉक्सिलिन इयोसिनोफिल अपीयरेंस के ऊपर हमें इयोसिनोफिलिक मिलते हैं, ठीक है। और सेक्रेट कहाँ से होते हैं, सेक्रेटेड हार्मोन उनमें से क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ये दोनों क्या है, एसिडोफिलिक है। मेजर रिलीजिंग फैक्टर इन दोनों का क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। और इनहिबिटिंग फैक्टर कौन सा है इनका, सोमेटोस्टेटिन है, और दूसरा क्या है हमारे पास, डोपामीन। और नेक्स्ट है बेसोफिलिक, बेसोफिलिक क्या है, ये वीकली बेसोफिलिक होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से सेक्रीट होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट होगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रीट होगा, ये सारे कौन से हैं, बेसोफिलिक है, वीकली बेसोफिलिक एक्चुअली, ठीक है। मेजर रिलीजिंग फैक्टर क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा, ठीक है। एफएसएच एलएच इनका क्या होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होगा। और मेजर इनहिबिटिंग फैक्टर इनके कौन से हैं, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन और इनहिबिन, ये इन्हें इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोफोब, क्रोमोफोब क्या है, ये पेल स्टेनिंग देते हैं। और इनके जो हार्मोन है वो कौन कौन से, एसीटीएच है और पीआरएल। और इनका जो रिलीजिंग फैक्टर है वो कौन से है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, और कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो इनहिबिटिंग फैक्टर है। और पीआरएल इनका क्या है हमारे पास, डोपामीन जो है वो इनहिबिटिंग फैक्टर
नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी। एक्चुअली आपके पास जो सिनेरियो आया हुआ है ना, उसमें एसिडोफिलिक का बार बार पूछा हुआ है। pulmonary disease patient with a cuff 0.5 centimeter perihiral node and microscopy eosinophil both inside and peripheral most likely causes। तो क्या काज होगा? नॉन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस की वजह से। 0.5 सेंटीमीटर है ना, नॉन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस की वजह से। और एस्परजिलोसिस में कौन सी टाइप के हाइफी मिलते हैं हमें? सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी। कैंडाइडा का हमने क्या पढ़ा है? कैंडेडियंस आर व्हाइट एंड सूडो हाइफी मिलते हैं ना इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है बायोस्टैटिक डील विद। बायोस्टैटिक किसके साथ डील करती है? ये विद जो द आपने एनएल इज़िनोफिल्स, इयोसिनोफिल। अच्छा मतलब कि ये इयोसिनोफिल वो का भी उसका इंक्रीज रिलेट किया होता है है, कि इज़िनोफिल्स सिर्फ उसमें ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में होते हैं। ठीक है। ठीक ठीक, मैंने वो ना इसमें कंफ्यूज कर दिया था चले आगे? पेरीहाइडल नोड्यूल्स में। ठीक है। नहीं, वो तो मैंने इसलिए आपको नोटिफाई कराया है कि देखो ये बहुत छोटा है, 0.5 सेंटीमीटर पेरीहाइडल नोड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्टैटिक डील विद। किसके साथ डील करती है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। एसएलई मेन अफेक्ट कौन से जॉइंट पे करती है? मेन अफेक्ट ऑन किसके ऊपर इफेक्ट करती है? जॉइंट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हार्मोन इन्वॉल्व वुड बी। तो कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा? पैराथार्मोन। इन क्रोनिक रीनल फेलियर हीमोस्टेसिस मेंटेन्ड बाय। तो कौन मेंटेन करता है? पैराथार्मोन।